आज मैं अपने दर्शकों से एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। सवाल यह है कि अगर वो एक भारतीय के तौर पर रेलवे में विश्व स्तरीय सुविधाएं चाहते हैं तो जाहिर तौर पर आज हर किसी को सोचना होगा, ये वायरल वीडियो देखना होगा, क्योंकि आज जो ये बार बार हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेनों से ऐसी तस्वीरें आती हैं वो हर किसी को परेशान करती हैं। खैर, ये खबर तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सिर्फ 3.5 घंटे के लिए भारत के दौरे पर आए और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया। कूटनीति की दुनिया में इन तस्वीरों को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। इस दौरे की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब यूएई के पड़ोसी देश ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और अमेरिका ईरान पर हमला करने की बार बार धमकी दे रहा है। दूसरा, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि वो मुस्लिम देशों का नेटो जैसा संगठन बनाना चाहते हैं जिसमें एक मुस्लिम देश पर हमला बाकी मुस्लिम देशों पर हमला माना जाएगा, क्योंकि नेटो मुल्कों में यही नियम लागू होता है जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ बाकी मुस्लिम देशों को भी शामिल होना चाहिए। और तीसरा, यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब यमन में यूएई और सऊदी अरब के बीच संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है और इन सारी घटनाओं के बीच यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का भारत आना यही संकेत देता है कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला। आखिर पाकिस्तान इस दौरे से परेशान क्यों है? पाकिस्तान की मीडिया में इस दौरे की लगातार कवरेज हुई है और वहां का मीडिया यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो रक्षा समझौता किया है उसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तान को छोड़कर भारत के साथ जाने का फैसला किया है। और यह सब भी तब हो रहा है जब सिर्फ 24 दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नहयान ने, माफ कीजिएगा, जायद ने पाकिस्तान का दौरा किया था और ऐसा कहा जा रहा था कि यूएई भी पाकिस्तान के खेमे में जा सकता है। लेकिन अब जब यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी कार वाली कूटनीति पूरी दुनिया ने देखी, हर कोई हैरान है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि वो अपने भाई को एयरपोर्ट पर लेने आए हैं। देखिए, देखिए, अरब देशों में दो देशों की भूमिका सबसे बड़ी मानी जाती है। इनमें एक है सऊदी अरब और दूसरा है यूएई। इसमें भी यूएई अमेरिका और चाइना के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत यूएई को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जबकि सऊदी अरब को हम 99,000 करोड़ रुपए का निर्यात करते हैं। ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ पाए कि भारत का यूएई और सऊदी अरब दोनों के साथ एक मजबूत रिश्ता है, जबकि यूएई और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं और यहीं से भारत की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। असल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक रक्षा समझौता किया जिसमें यह बात भी शामिल है कि अगर इनमें से एक देश पर भी हमला होता है तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में यह समझौता होता है और यह रक्षा समझौता काफी हद तक नेटो देशों के समझौते की तरह है। अब पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो उसकी भारत के साथ दुश्मनी है और ऐसी स्थिति में सऊदी अरब के साथ इस रक्षा समझौते का लाभ पाकिस्तान को मिल सकता है। लेकिन यहां आपको सऊदी अरब की स्थिति को भी समझना होगा। सऊदी अरब की दुश्मनी यूएई और ईरान दोनों से है। हाल ही में सऊदी अरब ने यूएई पर यह आरोप लगाया कि वो यमन में हूती विद्रोहियों की सऊदी अरब के खिलाफ मदद कर रहा है।
जिसके बाद यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया और इस तनाव ने पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ा दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो रक्षा समझौता किया है उसके कारण वो यूएई का साथ नहीं दे पाया और यहीं से भारत को एक मौका मिला, यूएई जब भारत पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। यहां बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि वो सिर्फ धर्म के नाम पर मुस्लिम देशों का नेटो जैसा संगठन बना लेगा, जबकि सच यह है कि मुस्लिम देशों के बीच भी आपस में कई विवाद हैं। सिर्फ धर्म सुरक्षा की गारंटी का आधार नहीं बन पाया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ यह कहते हुए संतुलन बैठाया कि उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन वो ये भूल गया कि भारत के पास भी परमाणु हथियार है और भारत में पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। संक्षेप में कहें तो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत दौरे से यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर भारत के खिलाफ घेराबंदी की कोशिशें कर रहा है, उसमें वो ज्यादा कामयाब नहीं होगा और पाकिस्तान के मुकाबले मुस्लिम देश अब भी भारत पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आज भी जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अपने परिवार के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गुजरात का एक शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला भी दिया, जो आप पीछे देख रहे हैं, और ये पश्मीना शॉल भेंट किया, जिसे तेलंगाना में बने चांदी के डिब्बे में इस शॉल को रखा गया था। और अब आपको यह बताते हैं कि इस दौरे पर भारत और यूएई के बीच वो कौन से समझौते हुए जिनसे पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। पहला समझौता डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर हुआ है। इसमें स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया है और दोनों देशों ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी इच्छा रखने वाली जो जाहिर करने वाली चिट्ठी है। दूसरे समझौते में यह तय हुआ है कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में दोनों देश अपने सहयोग को बढ़ाएंगे। तीसरा समझौता एलएनजी गैस को लेकर हुआ है, जिसमें यूएई भारत को हर साल 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी गैस सप्लाई करेगा। चौथा समझौता यह हुआ है कि भारत और यूएई एडवांस कंप्यूटिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई टेक्नोलॉजीज पर साथ मिलकर काम करेंगे। पांचवा समझौता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर हुआ है, जिसमें यूएई और भारत दोनों देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के पेट में दर्द होना ही था। आपको यह बताते हैं कि क्या वक्त एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है? क्या दुनिया धीरे धीरे तीसरे विश्व की तरफ बढ़ रही है? आज जिस तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर अपनी धौंस जमा रहे हैं, ठीक वैसा ही दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने किया था। उस वक्त हिटलर ने न सिर्फ जर्मनी की सेना का विस्तार किया, बल्कि राइनलैंड, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर उसी तरह अवैध कब्जा किया जिस तरह आज राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया और वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब हिटलर जर्मनी को फिर से महान बनाने के लिए अपनी ताकत दिखा रहा था, तब पश्चिमी देश बटे हुए थे और इसी गलती ने दुनिया को उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध की आग में ढकेल दिया था। और अब लगता है कि आज वक्त एक बार फिर से खुद को दोहराने ना लग जाए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर अड़ चुके हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेगा और इसके लिए उन्होंने यूरोप के 8 देशों पर सजा के रूप में 10% टैरिफ लगा दिया है। इन देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है। इन सभी देशों पर ट्रेड डील के तहत अभी 15% टैरिफ लगाया जा रहा है, लेकिन अब 1 जून से इन देशों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और इसके पीछे कारण यह है कि इन देशों ने ग्रीनलैंड की आजादी का समर्थन कर दिया है। सोचने वाली बात यह है कि ये सारे देश नेटो संगठन का हिस्सा हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है
और नेटो का अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर उसके एक सदस्य पर हमला होता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। लेकिन यहां तो इस मामले में गंगा जी उल्टी बह रही है। खुद अमेरिका नेटो के ही सदस्य देशों को धमकी दे रहा है और यहां तक कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप ये जो ग्रीनलैंड है, इस ग्रीनलैंड के पीछे आखिर वो क्यों पड़े हुए हैं, आखिर कौन सी मानसिकता है जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी नजर जो है ग्रीनलैंड पर आकर टिक गई है। ग्रीनलैंड का कुल क्षेत्रफल जो है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, कुल क्षेत्रफल जो है वो 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से 9 गुना बड़ा है। और इसी के साथ साथ अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें तो फ्लोरिडा, उसके एक अगर आप काउंटी को ले ले, स्टेट को ले ले, तो फ्लोरिडा से 13 गुना बड़ा है ग्रीनलैंड, 13 टाइम्स बड़ा है। अब इसका मतलब समझिए, अब इतना ज्यादा क्षेत्रफल होते हुए भी ग्रीनलैंड की जो कुल आबादी है वो कितनी है? 58,000। आप जान के हैरान रह जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीनलैंड का 80% क्षेत्रफल बर्फ की चादर से ढका है, जिसे आइस शीट भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ग्रीनलैंड में इंसानों के लिए जीवन बहुत मुश्किल है। ना तो ग्रीनलैंड में खेती संभव है, ना कोई निर्माण हो सकता है, ना सड़कें बन सकती हैं और ना ही ग्रीनलैंड के इलाकों में स्थायी जीवन आसान है। लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहां पर सड़कें बनाना, फैक्ट्री बनाना, घर बनाना सब कुछ मुश्किल है। बहुत स्कैंटिली पॉपुलेटेड है, सिर्फ 58,000 लोग। फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा क्यों बनाना चाहते हैं? समझिए, यूरोप के देशों ने जिन 30 खनिजों को दुर्लभ माना है, जिसमें 25 खनिज ग्रीनलैंड में मौजूद है, अगर ये दुर्लभ खनिज अमेरिका को मिल जाते हैं तो वो चीन पर अपनी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये वही दुर्लभ खनिज है, यहां पर जूम इन कीजिए और दिखाइए 25 दुर्लभ खनिज, तो चीन पर उसकी जो निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। यूरेनियम का भंडार, ये वही दुर्लभ खनिज है जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रिक कार, विंड टर्बाइन, लड़ाकू विमानों सब में होता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में यूरेनियम है, यूरेनियम का भंडार है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी होता है। और ये एक बार फिर से जो उनका नारा है मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी कड़ी में इसे देख रहे हैं। इसी ग्रीनलैंड में अरबों बैरल कच्चा तेल और प्राकृतिक गैसें हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए लिथियम हो सकता है। सोचिए, हाई जिंक है, लेड है, कॉपर के साथ सोने की बड़ी बड़ी खदानें भी हो सकती हैं, जिसके कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की जिद का एक और कारण है ये नक्शा। अब हम आपको दिखाते हैं ये नक्शा, जो बड़े स्क्रीन पर हम दिखाना चाह रहे हैं। दरअसल आपको ये नक्शा दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए, अभी दुनिया में व्यापार के लिए प्रमुख रूप से कुल 14 मार्ग हैं और ये सारे मार्ग नीचे से होकर गुजरते हैं। जितने भी सी रूट्स आप देखेंगे नीचे की तरफ आकर गुजरते हैं, ज्यादातर जो मार्ग है 14। ये जो ऊपर आर्कटिक सर्कल का इलाका है जो आप देख रहे हैं ऊपर में, जूम इन करके ऊपर वाला हिस्सा दिखाई, सबसे ऊपर आर्कटिक सर्कल वाला इलाका है। यहां बर्फ बहुत ज्यादा है, जिसके कारण अगर आप देखें तो इस रूट से व्यापार संभव है ही नहीं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक सर्कल में बर्फ पिघल रही है और जैसे जैसे बर्फ पिघलकर इस इलाके में समुद्री रास्ता तैयार हो रहा है, उससे दुनिया के बड़े देश इस इलाके को व्यापार के लिए एक लॉटरी मान रहे हैं। और इसका कारण है कि अगर आर्कटिक सर्कल से व्यापार शुरू हो गया ऊपर से, तो शंघाई से नीदरलैंड की दूरी 22% कम हो जाएगी और इसके कारण 30 से 40% पैसे की भी बचत होगी और इस नॉर्दर्न सी रूट को वही नियंत्रित करेगा जिसका ग्रीनलैंड पर प्रभाव होगा। सोचिए, दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन हकीकत यह है कि इस क्लाइमेट चेंज के कारण अब आर्कटिक सर्कल की बर्फ पिघल रही है, तो बड़े बड़े देश इसमें अपना फायदा ढूंढ रहे हैं और अमेरिका तो एकदम आगे बढ़कर ग्रीनलैंड पर ही कब्जा करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये पहली बार कर रहा है। अगर आप अमेरिका के असली नक्शे को देखेंगे तो वो सिर्फ इन 13 राज्यों तक सीमित था। बाद में अमेरिका ने साल 1803 में लुइसियाना को फ्रांस से खरीदा, जिसे आज के 14 राज्यों में बांटा गया है।
और इनमें मिसूरी, आयोवा, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, ओक्लाहोमा, कैंसस, कोलोराडो, मिनेसोटा जैसे राज्य आते हैं। इसी तरह अमेरिका ने साल 1819 में स्पेन के साथ एक संधि की थी और उससे फ्लोरिडा राज्य को खरीदा था। साल 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रशिया से खरीदा। इसके अलावा आज अमेरिका मेक्सिको पर यह आरोप लगाता है कि उसके नागरिक घुसपैठ करके अमेरिका में दाखिल होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि टेक्सास राज्य पहले मेक्सिको के पास था, लेकिन अमेरिका ने 1845 के युद्ध में टेक्सास पर कब्जा कर लिया। और इसी तरह कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाह, एरिजोना और न्यू मैक्सिको भी पहले अमेरिका का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अमेरिका ने युद्ध के जरिए इन इलाकों पर कब्जा किया और अब अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ भी यही करना चाहता है। हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने इसका जबरदस्त विरोध किया है और ये कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो ये देश उसकी सुरक्षा करेंगे। For sale and we will never be for sale. ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, यानी बिक्री के लिए नहीं है ग्रीनलैंड। और आज हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। पहले मादुरो को, राष्ट्रपति वेनेजुएला को उठा लेते हैं, वो ईरान को रोज धमकी दे रहे हैं, वहां पर विरोधियों का साथ दे रहे हैं जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और यहां तक धमकी दे रहे हैं कि आक्रमण कर देंगे, और अब ग्रीनलैंड पर उनकी नजर। पश्चिमी देशों की इस लड़ाई को देखकर लेकिन आज आप सोचिए कौन मुस्कुरा रहा होगा। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शायद काफी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि अब तक ऐसा माना जाता था कि नेटो संगठन रशिया और चाइना का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आज नेटो के ही देश खुद एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। जो अमेरिका पश्चिमी देशों का सरपंच बनता था, अब उस अमेरिका को यूरोप के देश कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन की इमरजेंसी बैठक में यह फैसला हुआ है कि अगर बातचीत से ग्रीनलैंड के मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकला तो यूरोप के देश अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करेंगे और जवाबी कार्रवाई में टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही दिया जाएगा। इसमें अमेरिका यूरोप के देशों को जो हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता है, उस सामान पर यूरोपीय यूनियन टैरिफ को बढ़ा सकता है और कहा जा रहा है कि यूरोप के देश अमेरिका पर उस आर्थिक हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे ट्रेड बाजूका या एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यह कानून साल 2023 में चाइना जैसे देशों के लिए बनाया गया था ताकि यूरोप के देशों को आर्थिक पाबंदी और दबाव से बचाया जा सके, लेकिन अब यूरोप के देश इस आर्थिक हथियार का इस्तेमाल किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ करना चाहते हैं और कर सकते हैं। अगर इस कानून को लागू किया जाता है तो अमेरिका की कंपनियों पर न सिर्फ यूरोप में कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे बल्कि उसके निर्यात पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा और अमेरिका के साथ सभी तरह के जो व्यापार है उसको बहुत कंट्रोल, बहुत सीमित, बहुत कम कर दिया जाएगा और अमेरिका के साथ वैसा ही सलूक होगा जैसा राष्ट्रपति ट्रंप अभी पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका को कड़ा संदेश देने के लिए यूरोप के कुछ देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू किया है, जिसके तहत फ्रांस ने 15 सैनिक ग्रीनलैंड भेजे, जर्मनी ने 13 सैनिकों की एक टीम भेजी है और नॉर्वे, नीदरलैंड्स और फिनलैंड ने भी 2-2 सैनिक तैनात किए हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध भी पश्चिमी देशों से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला था और अब फिर से पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में गूगल पर बहुत सारे लोगों ने सवाल को सर्च किया है कि क्या यूरोप के देश ग्रीनलैंड को अमेरिका से बचाने में कामयाब होंगे और क्या ऐसी स्थिति में अमेरिका का विरोध करने वाले यूरोपीय देश रशिया और चाइना की भी मदद ले सकते हैं। अगर अमेरिका और यूरोप के देशों की तुलना करें तो अमेरिका हर मामले में यूरोप पर भारी नजर आता है। 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2782 लाख करोड़ रुपए की है।
जबकि 45 करोड़ की आबादी वाले यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश आते हैं, लेकिन इन 27 देशों की कुल अर्थव्यवस्था 1908 लाख करोड़ रुपए की है, जो अमेरिका से लगभग 874 लाख करोड़ रुपए कम है। अमेरिका के पास 13,58,000 सैनिकों की फौज है, जबकि यूरोपीय यूनियन के पास 13,61,000 सैनिकों की फौज। अमेरिका का सालाना रक्षा बजट 83 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का सालाना रक्षा बजट 21 लाख करोड़ रुपए का है, जो अमेरिका से 52 लाख करोड़ रुपए कम है। अमेरिका के पास 13,175 लड़ाकू विमान है, 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 70 सबमरीन्स हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन के पास 5,199 लड़ाकू विमान है, 7 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 46 सबमरीन्स। हालांकि यूरोप के ज्यादातर देश हथियारों के लिए अमेरिका पर ही निर्भर करते हैं। यूरोप के देशों के पास जो 46% लड़ाकू विमान ऐसे हैं, 46% कहां बने हैं? अमेरिका में। 42% मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका में बनी है, 23% गोला बारूद भी है जो मेड इन अमेरिका है, और 24% बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार ऐसे हैं जो अमेरिका में ही बने हैं। और इसीलिए यूरोप के लिए अमेरिका का सामना करना आसान नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को जानते हैं। इसीलिए वो इन देशों पर सजा के तौर पर टैरिफ भी लगा रहे हैं, इन्हें दिन रात धमकी भी दे रहे हैं। देखिए, We need it for national protection. We need Greenland for national protection. They have a very small population. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security. We need it for national. We need Greenland for national security. See what happens with Greenland. We need Greenland for national security. So we're going to see what happens. If we don't take Greenland, Russia or China will. And I'm not letting that happen. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को लोग सीरियसली लेने लगे हैं, क्योंकि कई बार वो ऐसी बातें बोलते थे पहले जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल माना जाता था। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चाहे वो आपके लिए कल्पना करना या सोचना समझना कितना भी मुश्किल हो, वो कर बैठते हैं। एक तरफ ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर नेटो का भविष्य दांव पर लगा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप संयुक्त राष्ट्र को भी बंद कराना चाहते हैं। अब सुनिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया में शांति लाने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। ये एआई जनरेटेड वीडियो है। पहले ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा में शांति की स्थापना के लिए बनाया गया था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप इस संस्था को गाजा तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो इसे एक परमानेंट ग्लोबल बॉडी बनाना चाहते हैं जो दुनिया में शांति के प्रयासों के लिए काम करे। बड़ी बात यह है कि ये बोर्ड ऑफ पीस एक शॉपिंग मॉल की तरह होगा, जहां शांति को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाएगा। अब भाई, अगर कंसीव और इसको इमेजिन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो मामला तो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि बनने वाला है। शांति के नाम पर बनने वाले इस बोर्ड की मेंबरशिप लेने के लिए हर देश को लगभग 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे। 9,000 करोड़ रुपए दीजिए, फिर आप इस कमिटी में घुसिए। इससे जिस देश के पास पैसे होंगे वो तो इस बोर्ड का सदस्य बन जाएगा, लेकिन जो गरीब देश है वो इस बोर्ड से हमेशा बाहर रहेंगे। इसके अलावा जो देश अस्थायी रूप से इस बोर्ड का हिस्सा बनेंगे, उनका कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होगा। हर साल में उन्हें एक निश्चित भुगतान करके इस बोर्ड की सदस्यता को बरकरार रखना होगा। यानी ये जो शांति बोर्ड, पीस बोर्ड है, उसमें शांति को एक नैतिक मूल्य या मानवीय लक्ष्य की तरफ नहीं, बल्कि एक बाजार के उत्पाद की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और ये यूएन से, संयुक्त राष्ट्र से बिल्कुल अलग होगा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हर देश के पास एक वोट की ताकत है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस में मेंबरशिप खरीदने वाले देशों को ही वोट करने का अधिकार होगा। और इस बोर्ड के चेयरपर्सन भी, सही समझा आपने, राष्ट्रपति ट्रंप होंगे। सरल शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मर्जी से इस बोर्ड को चलाएंगे। वही देश इस बोर्ड का सदस्य बन पाएगा जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सहमति देंगे। चित भी उनकी, पट भी उनका। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप खुद को शांति का मसीहा बता रहे हैं, दूसरी तरफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो अब भी अपनी सेना को ईरान पर हमले करने की मंजूरी दे सकते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इसके बाद ईरान की तरफ से बताया गया कि उसने फांसी के आदेशों को टाल दिया, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी रोक दी। इस भरोसे के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले की योजना टाल दी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप
फिर से ईरान पर हमला करने के लिए विचार कर रहे हैं। ये भी तब हो रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद को शांति का सबसे बड़ा मसीहा साबित कर रहे हैं, शांति के ही नाम पर बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। वैसे आज बात सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप की नहीं है, बल्कि ईरान से आई ऐसी कई तस्वीरों को देखना होगा जिनमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की लाशें दिख रही हैं। कहा जा रहा है कि अब भी ईरान में हालात सुधरे नहीं हैं। लगभग 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 70 लाख से ज्यादा लोग हिंसा से प्रभावित हैं और ईरान के अलग अलग प्रांतों में 5000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये सारे वो गरीब लोग थे जिन्हें सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अब आप उन लोगों को देखिए जो इस हिंसा के दौरान ईरान छोड़कर तुर्की भाग गए। इन तमाम लोगों ने तुर्की में जमकर पार्टी की है और जश्न मनाया है। द न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे, तब उसी दौरान ईरान के बड़े बड़े उद्योगपति नेता तुर्कियों के वैन प्रांत रवाना हो गए, जो ईरान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। द टेलीग्राफ का दावा है कि उसके 2 रिपोर्टर्स ने इन लोगों को नाइट क्लब में पार्टी करते देखा और जब इन लोगों से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि जो पैसा इन लोगों ने ईरान में कमाया है, वही पैसा ये लोग तुर्की आकर अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रहे हैं और इसमें इन्हें कुछ गलत भी नहीं लगता। यानी इस वक्त तो 2 तरह के ईरान दिख रहे हैं। एक ईरान उन गरीब आम लोगों का जो अपने हक के लिए सड़कों पर मारे जा रहे हैं, दूसरा ईरान उन उद्योगपतियों का, अमीर लोगों का जो तुर्की के नाइट क्लब में पार्टी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया है। आप पाकिस्तान को देखिए, जहां आम जनता भूख से मर रही है, आटे का संकट अब भी पाकिस्तान में खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के नेता अपने बच्चों की शाही शादी पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के निकाह की है, जिस पर पानी की तरफ पैसा खर्च हुआ। लंदन में एक प्राइवेट सेरेमनी हुई जिसमें दुल्हन ने भारत के फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने और पाकिस्तान के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे देश में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच होता है तो उसके विरोध में पूरा हंगामा मचता है, सोशल मीडिया पर कई हैशटैग्स चलाए जाते हैं, लेकिन बाकी मामलों में हमारे डिजाइनर पाकिस्तान के नेताओं के बच्चों के कपड़े डिजाइन करते हैं तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होती है। यहां एक और बात यह है कि आज पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां हालात इतने खराब हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को डावोस जाकर IMF से तुरंत मदद की गुहार लगानी पड़ रही। कटोरा लेके पहुंचे हैं। पाकिस्तान के उद्योग लगभग दिवालिया हो चुके हैं। टेक्सटाइल, रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह खत्म हो चुका है। बिजली महंगी है, मजदूरों की कमी है, महंगाई कंट्रोल के बाहर है। जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर निकाल लिया है। अर्थव्यवस्था अब निर्यात नहीं बल्कि कर्ज और विदेश से आने वाले पैसे पर चल रही है। लेकिन इन्हीं हालात के बीच शरीफ परिवार में करोड़ों रुपए खर्च कर रही शाही शादी की गई है। हमें लगता है कि पाकिस्तान की आम और गरीब जनता के पास साथ इससे बड़ा और भद्दा मजाक नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको माघ मेले के वो दृश्य दिखाएंगे जो अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं, अकल्पनीय हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर 4 करोड़ 52 लाख लोगों ने माघ मेले में अमृत स्नान में हिस्सा लिया। ये संख्या ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कंबोडिया, UAE, इजराइल, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों की आबादी से कहीं ज्यादा है। अमृत स्नान को राजसी स्नान या शाही स्नान भी कहते हैं, जिसमें 13 अखाड़ों के नागा साधु क्रम अनुसार हाथी घोड़े रथ पर सवार होकर पूरे ठाट बाट के साथ प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और इसी भव्यता की वजह से ये तस्वीरें आज पूरे देश में देखी जा रही हैं। माघ मेले में आज मौनी अमावस्या का पवित्र और बड़ा स्नान है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। मानो माघ मेले में आस्था का, श्रद्धा का जनसमंदर उमड़ रहा हो। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस धरा पर गंगा स्नान करने का मौका हम लोग को मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और एक एनर्जी जैसे कि मिलती है, वो एनर्जी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। संगम नोस पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संगम तट है और यहाँ पुष्प वर्षा की जा रही है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं पर।
दीदी कैसा लगा स्नान करने आप आए? बहुत अच्छा लगा, कहाँ से आए हो? बहुत बढ़िया। यहीं प्रयागराज से तिलियर। बहुत बढ़िया लगा, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। अखाड़ों के साधुओं ने साथ में मिलकर स्नान किया और बहुत बढ़िया स्नान हुआ। माघ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है जो हर वर्ष माघ महीने में आयोजित होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अंग्रेजी कैलेंडर के सभी महीनों का नाम जुबान पर रटा होगा, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग में 11वें महीने को माघ का महीना कहा जाता है और ये महीना फागुन के आखिरी महीने में आता है, से पहले आता है। मान्यता है कि माघ के महीने में देवी देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और इस दौरान प्रयागराज का संगम क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि माघ मास में संगम में स्नान करने से पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि माघ का मेला कुंभ के मेले से अलग होता है। कुंभ मेले का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है, अर्ध कुंभ का आयोजन 6 साल में एक बार होता है, महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। लेकिन माघ मेले का आयोजन हर साल होता है और इस बार भी ये 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाला है। इस बार के माघ मेले में कुल 6 पवित्र स्नान होंगे, जिनमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा के मौके पर 3 जनवरी को हुआ। आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के मौके पर 15 फरवरी को होगा। बड़ी बात यह है कि इस माघ मेले के लिए महाकुंभ की तर्ज पर प्रयागराज में टेंट सिटी बनाई गई है। 7 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी 13 अखाड़ों को भूमि आवंटित की गई है। पूरा मेला क्षेत्र 800 हेक्टेयर में फैला है, जिनमें 126 किलोमीटर की सड़क ऐसी है जिन पर लोहे और स्टील की प्लेटें लगाई गई हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मेला क्षेत्र में गाड़ियों की आवाजाही हो सके। साल 2017 में अब तक माघ मेले में कैसे कैसे भीड़ बढ़ी है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। साल 2017 में मौनी अमावस्या के मौके पर 2 करोड़ लोग पवित्र जो ये है उसमें स्नान करने गए थे संगम में, लेकिन आज यही आंकड़ा 10 करोड़ पहुंच गया है। और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि भारत में सनातन धर्म को लेकर लोगों का मूड आजकल कैसा है। जिस तेजी से चांदी की कीमतें भाग रही हैं, वो दिन दूर नहीं कि गोल्ड की तरह इसकी भी कीमत तोले यानी 10 ग्राम के हिसाब से लगेगी। आज चांदी की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। चांदी की कीमत ने 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार कर दिया। अभी पिछले साल मार्च में कीमतें 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम थी। 9 महीने बाद 18 दिसंबर को चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार कर गया और अब उसके 1 महीने बाद 19 जनवरी को चांदी की कीमत 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। चांदी इस वक्त लोगों की पसंदीदा चीज बनी हुई है। पहले जहां लोगों की दिलचस्पी गोल्ड में थी, अब वो सिल्वर की तरफ चली गई है। सोचिए, साल 2004 में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत मात्र 10,000 रुपए थी। साल 2011 जब इसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, यानी 7 साल में कीमत बढ़ी 5 गुना। फिर इसके बाद अक्टूबर 2024 में चांदी ने पहली बार 1 लाख रुपए का आंकड़ा छुआ। मार्च 2025 तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन मार्च के बाद से ही चांदी की कीमतों में पंख लग गए। दिसंबर में कीमतें दोगुनी हो गई। फिर जनवरी 19 तक ये 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। चांदी की कीमतों में जो तेजी आई है, अगर वो इसी तरह से बनी रही तो ये कीमतें अगले कुछ वर्षों में आपके अनुमान से ज्यादा हो सकती है। हमने चांदी में मौजूदा कीमतों के हिसाब से एक अनुमान लगाया और इसमें हमने एआई की मदद ली। साल 2022-23 से ही चांदी की कीमतों में तेजी से उछाल देख ही रहे। खासतौर से जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक कीमतें 1 लाख से 2 लाख और फिर 3 लाख पहुंच गई। पिछले 3 वर्षों में चांदी का CAGR 56% रहा है। एआई का अनुमान है कि अगर इस दर से चांदी की कीमतें बढ़ती रहीं तो साल 2030 तक इसकी कीमत 12 लाख रुपए प्रति किलो हो सकती है। फिर साल 2040 तक 1 करोड़ रुपए और साल 2050 तक 3 से 5 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। ये एआई का अनुमान है। एआई का अनुमान है कि अगर इसी तरह से, इसी दर से चांदी की कीमतें बढ़ती रहीं तो साल 2050 में लोग चांदी को प्रति 10 ग्राम के हिसाब से खरीदेंगे, क्योंकि उसकी कीमत उस वक्त आज के गोल्ड के जितनी हो जाएगी। चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी के कुछ बड़े कारण हैं।
चांदी केवल ज्वेलरी के ही काम नहीं आती है, बल्कि इसका इस्तेमाल कई तरह की चीजों में कच्चे माल की तरह होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का भी इस पर असर हो रहा है। चांदी की कीमत बढ़ने का पहला कारण यह है कि इसकी डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है, बढ़ रही है डिमांड, लेकिन उसकी तुलना में खदानों से इसका खनन नहीं बढ़ रहा। कुछ देशों में सख्त पर्यावरण नियमों की वजह से खनन कम हो गया है। चांदी का इस्तेमाल सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोचिप, 5G और ईवी में किया जाता है। ग्रीन एनर्जी की वजह से ईवी और सोलर पर ज्यादा फोकस है, इसीलिए चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। कई उद्योग जिनमें चांदी कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होती है, वो इसका स्टॉक जमा कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन पर चांदी की कमी का असर ना हो। अब देखिए, केवल चांदी ही नहीं, गोल्ड यानी सोने की कीमतें भी ऐतिहासिक स्तर पर है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर हो गई है। पिछले 3 साल में यानी जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक गोल्ड की कीमतें 65,000 से बढ़कर अब 1,44,000 तक पहुंच गई है। देश के लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं तो चाहिए, लेकिन उन सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। हमने जब भी भारतीय ट्रेनों में सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर लोगों से उनकी राय पूछी है, उन्होंने यही कहा है कि वो सफाई चाहते हैं, वो ज्यादा सुंदर ट्रेनें चाहते हैं। लेकिन हाल ही में लॉन्च हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तस्वीरों ने कुछ भारतीयों के सिविक सेंस पर सवाल उठा दिए। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया। इस ट्रेन के लुक्स और इसकी सुविधाओं ने भारतीय रेलवे के नए युग की झलक दिखाई। वंदे भारत स्लीपर के इंटीरियर्स ने देश के लोगों को रेल यात्रा का विश्व स्तरीय अनुभव करवाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ यात्रियों ने इस अनुभव को दूसरे यात्रियों के लिए मुसीबत बना दिया। इन तस्वीरों को देखकर मन में यही सवाल उठता है, आखिर क्यों कुछ लोग अपने ही देश की संपत्ति को गंदा करने की मानसिकता रखते हैं। वंदे भारत ट्रेन में डस्टबिन है, बावजूद इसके कुछ लोगों ने खाने पीने के बाद सारा कूड़ा ट्रेन की सीट के नीचे फेंक दिया। इन तस्वीरों को देखने के बाद भारतीय होने के नाते हमें यह सोचना चाहिए कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम अपने देश को किस ओर ले जा रहे हैं। भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया है। वो रेल यात्रियों को साफ सफाई का ध्यान रखने की हिदायत दे रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि ट्रेन में सफाई कर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं। गंदगी फैलने की स्थिति में उन्हें भी बताया जा सकता है ताकि तुरंत सफाई हो सके। बरेली में एक मकान के अंदर अस्थायी मदरसा बनाकर नमाज पढ़े जाने पर हंगामा हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मोहम्मदगंज गांव में खाली पड़े मकान के अंदर कुछ लोगों ने मदरसा शुरू कर दिया था। वहां पिछले कई हफ्तों से जुमे की नमाज पढ़ने लगे थे। गांव वालों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 12 लोगों को अब अरेस्ट कर लिया है। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में खाली पड़े इस मकान में कई हफ्तों से नमाज पढ़ी जा रही थी। नमाज पढ़ने वाले लोगों में किसी के भी पास ना तो मकान का मालिकाना हक था, ना ही किसी तरह का अनुमति पत्र था। बावजूद इसके कुछ दिनों से यहां पर अवैध रूप से एक मदरसा चल रहा था और सामूहिक नमाज का आयोजन हो रहा था। मुस्लिम बहुल गांव मोहम्मदगंज के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के बावजूद यहां पर जुम्मे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा होने लगे, जिससे विवाद बढ़ गया। पुलिस ने इस मामले में गांव वालों की शिकायत के आधार पर 12 लोगों को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया। यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। पुलिस के मुताबिक किसी भी तरह के आयोजन के लिए अनुमति पत्र होना जरूरी है, जबकि इन लोगों के पास कोई अनुमति पत्र नहीं था और यहां पर अवैध रूप से मदरसा चल रहा था। गिरफ्तार किए गए लोगों को फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिया गया है और नसीहत दी गई है कि किसी भी तरह की नई परंपरा का आयोजन बिना अनुमति के ना किया जाए। फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उनकी इस छोटी सी हरकत से किसी की जान ही क्यों न चली जाए। कुछ दिन पहले केरल की एक बस का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की ने एक आदमी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक वीडियो डाला था। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। अब खबर यह आ रही है कि इस वीडियो में जिस व्यक्ति पर लड़की ने आरोप लगाए थे, उसने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताकर लोगों के तानों से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। ये वही वायरल वीडियो है जिसके आधार पर कोझिकोड के दीपक को एक चरित्रहीन व्यक्ति
बता दिया गया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो 20 लाख लोगों ने देखा और वीडियो में दिख रहे 42 वर्षीय दीपक को ट्रोलर्स ने मोलेस्टर घोषित कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने दीपक पर छींटाकशी शुरू कर दी, जिसको वो सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। इस वीडियो के वायरल होने से दीपक मानसिक तनाव में चला गया था। उसके मुताबिक उस पर लगाए गए आरोप झूठे थे। दीपक के परिवार का कहना है लड़की ने व्यूज और फॉलोअर्स के लिए इस तरह का वीडियो बनाया था। उनके मुताबिक दीपक को पता भी नहीं था कि कोई उसका वीडियो बना रहा है। परिवार का कहना है कि दीपक जिंदगी में कभी भी किसी तरह के विवाद में नहीं रहा है। इसी नोएडा से एक ऐसी खबर आई है जिसने नोएडा अथॉरिटी, पुलिस महकमे और फायर ब्रिगेड के बचाव कार्यों पर सवाल उठा दिए। सेक्टर 150 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करीब 2.5 घंटे तक पानी से भरे एक निर्माणाधीन बेसमेंट में डूबता रहा। प्रशासन के लोगों के सामने ही उसकी मौत हो गई। कोई कुछ नहीं कर पाया। नोएडा के सेक्टर 150 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार सड़क किनारे की दीवार तोड़कर पानी से भरे एक बेसमेंट में गिर गई थी। उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गईं। करीब 4 घंटे तक उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। युवराज करीब 2.5 घंटे तक बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोहरा और पानी से भर चुके बेसमेंट में कोई उतरने के लिए तैयार नहीं था। कौन था यहाँ पे उस समय? यहाँ पे पूरा प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ या एनडीआरएफ या फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन। अच्छा, मैं जब आया मैंने आके देखा यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो उनके पास 3x6 की नाव थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, वो फिर भी अंदर नहीं गई। मैं बोला, वो कह रहे थे कि इसमें सरिया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें सरिया है, उसमें अड़क जाएंगे, फंस जाएंगे। मैं बोला कि मैं जा सकता हूँ। नू आप चले जाओगे? मैं कहा जी मैं जा सकता हूँ। आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। 100% चले जाएंगे आप? वहाँ चला जाऊंगा जी। तो आप जा सकते हैं। बताया जा रहा है युवराज की कार पानी में काफी देर तक ऊपर दिखती रही, जिसकी छत पर खड़े होकर उसने फ्लैशलाइट जलाकर बचाने की गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद उसे बचाने कोई नहीं गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का आरोप था कि मौके पर मौजूद बचाव कर्मी युवराज को बचाने के लिए बेसमेंट के पानी में उतरने के लिए तैयार ही नहीं थे। कमी ये आखिरी कि उन लोगों के पास स्विमिंग वाला कोई पर्सनल नहीं था और बोट वगैरह नहीं था, ताकि बोट से बेटे तक पहुंच सकें और उसको मदद कर सकें। अगर कोई तैरने के लिए जाता, उसमें तैर कर उसको मदद करता, तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं जा रहे थे? बोलो थे नीचे बहुत सरिया है, जान जोखिम में हम लोग नहीं डाल सकते। हम पूछे कोई स्विमर है आपके पास टीम में या, तो बोला नहीं है। सेक्टर 150 के लोगों का तो यह भी कहना है कि इस सेक्टर में स्पीड ब्रेकर नहीं है, रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं, सारे नाले खुले हुए हैं। ज्यादातर प्लॉट्स या निर्माणाधीन इमारतों में पानी भरा हुआ है। लोगों का आरोप है कि इसी वजह से यहां हादसे होते हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां भी बैरिकेडिंग नहीं की गई थी।